हाय दोस्तों। आज हम सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। जो फरवरी 2026 में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसे देखें ताकि 30 नंबर क्वेश्चन आपका पक्का हो सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। कह रहा विकास लंबवत अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? विकास के बारे में बोल रहा है कि विकास जो है लंबवत अक्ष के दिशा में बढ़ता है। तो इस तरह के विकास को क्या कहा जाता है? जो लंबवत दिशा में बढ़े तो उसको शीर्षगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षगामी। यानी शीर्षगामी मतलब ही होता है लंबवत विकास होना। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि समकालीन सिद्धांतकार बचपन को डैश मानते हैं। जो समकालीन सिद्धांतकार है बचपन को जो है किस तरह का मानते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा आंसर। कह रहा सभी संस्कृतियों में पवित्र काल को मानते हैं। सभी संस्कृतियों में पवित्र काल को मानते हैं। जो समकालीन सिद्धांतकार उसके उस समय के जो सिद्धांतकार हुए, जो बचपन को मानते थे, सभी सांस्कृतिक संस्कृतियों में पवित्र मानते थे बचपन को। यानी बचपन को जो है क्या मानते थे? पवित्र मानते थे। यानी इस तरह आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कह रहा कि प्रगतिशील शिक्षा डैश करता है। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है क्या करता है या कैसे काम करता है? तो प्रगतिशील किसको कहते हैं? तो प्रगतिशील जो है ना, प्रगतिशील शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा करती है तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करता है। प्रगतिशील शिक्षा जो है करा कि ऑप्शन 2 में करा है कि व्यक्तिगत भिन्नता को अनदेखा करता है। तब प्रगतिशील शिक्षा जो है व्यक्तिगत भिन्नता को अनदेखा करता है। व्यक्तिगत भिन्नता को अनदेखा करने के बाद नहीं किया गया है प्रगतिशील शिक्षा में। यानी सबको समान मानना है। यानी विविधों को सम्मान करना। बच्चा जो है विविध पृष्ठभूमि से आएगा, यानी उस सब पृष्ठभूमि के बच्चा को क्या करना है? सम्मान करना है। तो प्रगतिशील शिक्षा तभी कहलाएगा जब विविध प्रकार के स्टूडेंट को, छात्रों को, अधिगमकर्ता को सम्मान किया जाएगा तब। यानी क्या आंसर सही हो जाएगा? 1 नंबर। जबकि 2 नंबर कल गलत है। कर अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। उसका 3 करा मानकीकृत आकलन को इस्तेमाल करना चाहिए। मानकीकृत आकलन भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कर मानकीकृत आकलन इस्तेमाल करना चाहिए। यदि मानकीकृत आकलन इस्तेमाल करिएगा इसका मतलब प्रति है ना प्रगतिशील शिक्षा नहीं आप दे रहे हैं। योग्यता आधारित सुनिश्चित करना, ये योग्यता आधारित भी सुनिश्चित करने का अलाउ नहीं है। यानी भी क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी इस प्रकार क्या हो जाएगा? एक सही हो जाएगा कि विविधताओं को सम्मान करना चाहिए, है ना, कि ना कि तुम कोई भी पृष्ठभूमि से आए कोई भी बच्चा, तो हर तरह की पृष्ठभूमि वाले बच्चे को सम्मान करना है। इस प्रकार एक आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कह बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है? मतलब कह रहा है कि बाल केंद्रित जो शिक्षण होता है, शिक्षण शास्त्र है, उसका बुनियादी मान्यता क्या है? उसका बुनियादी मान्यता क्या होना चाहिए? तो बुनियादी मान्यता यही होना चाहिए। बुनियादी मान्यता कह रहा है क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि अधिगम पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द केंद्रित होना चाहिए। देखिए गलत हो जाएगा। अधिगम जो है ना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। वो अधिगम जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। नंबर में कह रहा है कि अध्यापक के दौरान, दोनों ने कह रहा है कि अध्यापक के दौरान विद्यार्थियों के अनुभव और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। जो भी अध्यापक के दौरान जो विद्यार्थी के अनुभव होता है उसको परिप्रेक्ष्य उसके अनुसार जो है कक्षा में उसको शामिल किया जाना चाहिए। यानी क्या हो जाएगा? 2 आंसर सही हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 का रहा कि डैश और डैश समाजीकरण की द्वितीय संस्था क्या है? डैश और डैश के समाजीकरण की द्वितीय संस्था क्या है? तो द्वितीय संस्था क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, 4 आंसर हो जाएगा। करा विद्यालय, विद्यालय और जनसंचार क्या है? द्वितीयक संचार, द्वितीयक संस्था है। विद्यालय जो है द्वितीयक संस्था है। यानी प्रथम पाठशाला होता है परिवार, है ना, या समाज।
द्वितीयक क्या होता है? विद्यालय हो जाएगा या जन संचार हो जाएगा, जैसे न्यूज पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? द्वितीयक संचार के अंतर्गत आएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि डैश यानी विद्यालय और जनसंचार सामाजिकरण, विद्यालय विद्यालय और जनसंचार सामाजिकरण करने के लिए जो है एक द्वितीय संस्थान है। क्या है? द्वितीय संस्थान है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, विद्यालय और इसमें विद्यालय परिवार, परिवार जो प्रथम है ना कि द्वितीय है, तो गलत हो गया। इसका प्रकार जो है परिवार कर दिया सूर्य है, परिवार तो प्रथम है ना कि द्वितीय है, तो ये भी खत्म हो गया। धर्म, परिवार भी प्रथम है, धर्म तो कोई बात नहीं किया गया, ये भी खत्म हो गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? 4 हो जाएगा, विद्यालय और जनसंचार क्या है? द्वितीय के अंतर्गत आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार जो है विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित, जीन पियाजे के अनुसार जो है विकास के किस स्तर के बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमात्मक तार्किकता विकसित होता है और वैज्ञानिक चिंतन करता है ना, वैज्ञानिक चिंतन उभरना शुरू हो जाता है। वही कर रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार जो है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार विकास के स्तर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमात्मक है ना, यानी निगम से उदाहरण की ओर निगमात्मक तार्किक विकसित होता है और वैज्ञानिक चिंतन उभरना शुरू हो जाता है। तो किस अवस्था में शुरू हो जाता है? तो ये हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 1 में कह रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार जो है विकास के किस स्तर पर बच्चे में माने औपचारिक संक्रियात्मक जो है ये होने लगता, शुरू हो जाता। आगे है अगला क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कह रहा है कि पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करता है? पियाजे के अनुसार जो है कौन से 4 तत्व जो है विकास को प्रभावित करता है? तो विकास के प्रभावित पहले करता है, पहली बात तो विकास को प्रभावित करता है परिपक्वता, परिपक्वता हो जाएगा तो बच्चा में विकास होगा। उसके बाद क्रियात्मकता, क्रिया करना शुरू कर देगा। उसके सामाजिक अनुभव, फिर सामाजिक अनुभव ज्ञान करना शुरू कर देगा। तो उसके बाद सामंजस्य बैठाएगा, यानी संतुलीकरण हो जाएगा। यानी इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा क्या जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी जीन पियाजे के अनुसार जो है 4 तत्वों को विकास किया गया था। उसमें पहला क्या था? परिपक्वता, दूसरा क्या था? क्रियात्मकता, तीसरा क्या था? सामाजिकरण, सामाजिक अनुभव, और चौथा था क्या? संतुलिनीकरण। यानी क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब आज ये लेव वायगोस्की के अनुसार, अब लेव वायगोस्की के सिद्धांत 4-5 वैज्ञानिक थे, उन्होंने सब सिद्धांत दिए थे। अभी चारों वैज्ञानिक सिद्धांत बात कर लेंगे तो इससे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आसानी से बना सकेंगे। तो लेव वायगोस्की के बारे में कह रहा है कि लेव वायगोस्की है ना, लेव वायगोस्की के बारे में बोल रहा है कि लेव वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षीय के साथ कम है ना, कम होता है। लेव वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो है बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन स्तर जो कि वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षीय के साथ कम होता है। सही बात है, जो उसका जो अधिक जानकारी वाला समकक्षीय बच्चा है उससे कम होता है के बीच का क्षेत्र है ना। क्वेश्चन 8 का रहा है कि बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो उस बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा? निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा। यदि कोई बच्चा है ना से ज्यादा कोई जानता है तो उससे जो शिक्षा ग्रहण करता है तो निकटस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार क्या आंसर हो जाएगा? 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। 9 है, 9 भी लेव वायगोस्की के बारे में कह रहा है कि लेव वायगोस्की के अनुसार जो है लेव वायगोस्की के अनुसार सभी
संगठनात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या होना चाहिए, माने आधार क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए। तो इसका जो बेस होना चाहिए, इसका बेस भाषा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भाषा। भाषा भी, अब भाषा होना चाहिए या फिर सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक सामाजिक अंतःक्रिया, यानी या तो भाषा होना चाहिए या सामाजिक अंतःक्रिया होना चाहिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो ये कहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रिया, जितना भी उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रिया है वो आधारित होता है, भाषा पर आधारित होता है और सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है, सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है ना। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, कैरोल गिल्गिन के अनुसार लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। मैंने कह रहा है कि कैरोल गिल्गिन ने जो है एक लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास दिया था, उसका आलोचना किए थे। तो किस बात के लिए आलोचना किए थे, तो इस बात के लिए आलोचना किए थे क्योंकि यह सिद्धांत जो है नारीवादी परिप्रेक्ष्य में, इसका आंसर एक हो जाएगा, क्योंकि नारी परिप्रेक्ष्य में नहीं था, इसी बात को आलोचना किए थे, है ना। नारी को जो है कोहलबर्ग ने नहीं छुए थे, नहीं बात किए थे, इस वजह से जो है इसको, इनका आंसर क्या है, एक हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में करा, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 11 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निशा अपनी सहेली से, निशा कोई लड़की का नाम है, वो अपनी सहेली से और परिवार के सदस्यों को मनोदशा की समझ लेता है कि क्या करना चाह रहा है, क्या सोच रहा है ना। यथो यथोयोग प्रक्रिया करता है और उसी के अनुसार प्रक्रिया करता है, उसके अनुसार सोच लेता है और उसी के अनुसार प्रक्रिया करता है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है और उसी लिए बड़े होने पर जो है वो मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है ना, कौन से बुद्धि संपन्न है, कौन से बुद्धि संपन्न है जो कि उसी का अनुसार बनना चाहिए, जिसको उससे और अधिक विकास करना चाहिए, मतलब किस बात पर उसे अधिक विकास करना चाहिए। वही कर रहा है, निशा जो है अपनी क्लास सहेली से परिवार के सदस्यों को मनोदशा को समझता है और यथोचित प्रक्रिया करता है, उसी के अनुसार करता है, अनुसरण करता है। उसके बाद बड़े होकर जो है चिकित्सक बनना चाहता है, मनोचिकित्सक बनना, पर जिसको मन को जानने वाला मनोचिकित्सक बनना चाहता है, ठीक ना। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है, मैंने कौन सा बुद्धि संपन्न है जो मनोचिकित्सक बनना चाहता है, जिसको उसे और अधिक विकसित करनी चाहिए, उसे और अधिक विकसित करना चाहिए। तो उसे और जो अधिक विकसित करना चाहिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो आंसर हो जाएगा। दो में करा कि अंतर व्यक्तिक बुद्धि होना चाहिए, अंतर व्यक्तिक बुद्धि को और विकसित करना चाहिए। तो चूंकि मनोचिकित्सक बनना चाहता है तो अंतर व्यक्तिक बुद्धि होना चाहिए ना, तब ना मनोचिकित्सक बनेगा। स्थानिक स्थानिक बुद्धि से नहीं होगा, क्योंकि स्थानिक से नहीं का, चूंकि ओवर ब्रॉड बुद्धि चाहिए, स्थानिक गलत हो गया। प्रकृतिवादी बुद्धि नहीं चाहिए, चूंकि किसी के मन के बारे में पढ़ना है, प्रकृति के बारे में नहीं पढ़ना है, जो प्रकृति बुद्धि होना चाहिए, गलत हो गया। 3 यानी क्या हो जाएगा, आंसर आपका 2 हो जाएगा, अंतर व्यक्तिक बुद्धि को और बढ़ाना होगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। कर रहा, विद्यार्थियों द्वारा जो है ग्रहित जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए जो बताना है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर आंसर हो जाएगा कि अध्यापक को जो है ना, ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो रूढ़िवादिता को चुनौती देता हो। मैंने ऐसा उदाहरण दीजिए कि जो रूढ़िवादिता से संबंधित नहीं हो, यानी इससे आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाशिए पर रहने वाले परिवार, कोई वैसा परिवार है जो हाशिए पर है, यानी उसका विकास डेवलप नहीं हो पाया बढ़िया से, तो बच्चे को कक्षा में अक्सर अवहेलना की जाती है, और उस तरह के बच्चे को जो है अक्सर जो है अवहेलना किया जाता है क्लास में, है ना। तो तभी जो है जब वह कक्षा में
अच्छा प्रदर्शन करता है ना, उसके बावजूद भी बच्चा जो है अच्छा प्रदर्शन करता है, अवहेलना करने के बावजूद भी जो है अच्छा प्रदर्शन करता है। तो कक्षा कक्ष में इस प्रकार के आचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण समूह उत्तरदायी है? जो इस तरह जो आचरण अपनाया जा रहा है ना, इस तरह जो आचरण अपनाया जा रहा है बच्चे में, तो किस तरह के आचरण अपना रहा है उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आंसर आंसर इसका इसमें हो जाएगा बर्न और सेकेंड, है ना, ऑप्शन जो बर्न और सेकेंड, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बर्न और सेकेंड। अब बर्न सेकेंड में क्या है उसको पढ़ना बारी बारी से, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बर्न और सेकेंड के बारे में कह रहा है ना, बर्न और सेकेंड के बारे में। तो बर्न में कह रहा है कि हाशिए पर रहने वाले परिवार के बच्चों को प्रति जो शिक्षक अक्सर पूर्वग्राहित होते हैं, अक्सर जो है पूर्वग्राहित, है ना, शिक्षक होते हैं उसके, इसलिए बच्चा जो हाशिए पर रहता है, यानी ये सही है। उसका सेकंड में कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि सहपाठियों में विविधता, जो साथ पढ़ेला जो विविधता होता है, अलग अलग, है ना, परिवेश का होता है या अलग अलग विचार का होता है, इन बच्चों को सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में संवेदनशीलता अभाव होता है, यानी संवेदनशील नहीं होता है बच्चा, है ना, इस वजह से जो है दूसरों के प्रति गलत नजरिया रखता है, नेगेटिव सोच रखता है ना। तो वही कह रहा है, यानी एक हो जाएगा और दो हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर करा कि थोड़ा छोटा है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2020 में जो है एनएस राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, नेशनल एनएससी आया है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय में आकलन अभिरुचि, विद्यालय में जो आकलन होता है अभिरुचि होना चाहिए, से जाना चाहिए। तो किससे अभिरुचि होना चाहिए वो बताना है। तो 14 में आपका आंसर हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा, निर्गमात्मक होना चाहिए, निर्माण करने वाला होना चाहिए, अयोगात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अयोगात्मक। तो ये करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आया है उसके अनुसार विद्यालय में आकलन का अभिरुचि जो होना चाहिए निर्माणात्मक टाइप का होना चाहिए, अयोगात्मक रुचि होना चाहिए, है ना। पहले निर्गमात्मक होना चाहिए, उसके बाद योगात्मक तक जाना चाहिए, ना कि इसलिए, है ना, ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर। पहले निर्गमात्मक होगा उसके बाद योगात्मक तक जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन के आकलन में मदद करता है? मैंने कौन सा ऐसा सवाल है जो विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन के आकलन में मदद करता है, यानी आलोचनात्मक चिंतन करने में सपोर्ट करता है ना। तो कौन ऐसा बात है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि संदर्भित चिंताशीलता आधारित प्रश्न, यदि कोई प्रश्न संदर्भित हो, जिस संदर्भ का प्रश्न है और उसी संदर्भ के बारे में सोचिएगा, तब जो है ना, वो जो है क्या हो जाएगा, तो वैसे जो है आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आएगा, आलोचनात्मक चिंतन में मदद आएगा। ऐसा नहीं संदर्भ कुछ और कर रहा है, आप सोच रहे हैं किसी और तरह से, किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो उस जो है ना, आलोचनात्मक चिंतन का आकलन नहीं कर पाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, करा वो विद्यार्थी जिन्हें पठन बैफल है, बैफल मन होता है असफल कर सकते हैं, यानी पढ़ने में समस्या कर सकते हैं, है ना, डिमेरिट, है ना, यानी पढ़ नहीं पा रहा है। तो ही करा वे विद्यार्थी जिन्हें पठन में बैफल है उनके सफल समावेश हेतु निम्नलिखित में से किसे वर्जित करना चाहिए, यानी किसे वर्जित करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, वर्जित में बचना के सेंस में है, यानी किससे दूर रहना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्या हो जाएगा? 2 में करा कि मानकीकृत आकलन होना चाहिए, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 2। तो ही करा है वो विद्यार्थी जिन्हें पठन में दिक्कत है ना, उस तरह के बच्चे को जो है मानकीकृत आकलन से बचना चाहिए। कोई मानकीकृत आकलन दे दिया तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत है। बाकी सब कोई दिक्कत नहीं, बहुत संवेदी शिक्षा शास्त्री उपागम होना चाहिए, व्यक्तिगत लक्ष्य समुच्च होना चाहिए, व्यक्तिगत लक्ष्य होना चाहिए, लचीला पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मानकीकृत जो आकलन है, मानकीकृत आकलन मतलब हुआ कि जो मान लिया कि स्कूल में इच्छा होगा तो होगा, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए। यानी स्ट्रिक्ट जो रूल होता है ना, वो सब जो कोई स्कूल का जो अपना एक स्पेशल कानून होता है, वही उसी सेंस में कह रहा है मानकीकृत आकलन। आगे कह रहा क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियां समावेशन को बढ़ावा देता है? कौन सा ऐसा रणनीति है, स्ट्रेटजी है जो समावेशन को बढ़ावा देता है? तो समावेशन के बढ़ावा के बारे में बताना है। तो सबसे पहले बढ़ावा देता है बाधा मुक्त पहुंच। सबसे पहले समावेशन बढ़ावा देगा। यदि किसी तरह कोई बाधा नहीं रहेगा तो समावेशन ज्यादा होगा, है ना, विकास ज्यादा होगा। यानी बाधा मुक्त पहुंच होना चाहिए, मैंने आसानी से एक्सेसिबल हो, है ना, बाधा मुक्त पहुंच हो। एक हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा, ये अच्छा है। समावेशन बढ़ावा देने में रणनीति कारगर होता है, बाधा युक्त पहुंच। उसके बाद है दूसरा सेकेंड। सेकेंड में कह रहा है सेकेंड में कह रहा है कि, है ना, कह रहा है कि सहायक यंत्र तकनीकी आधारित उपयुक्त उपकरण होना चाहिए। सही बात है। आज तकनीक का पढ़ाई है, जितना ज्यादा तकनीक रहेगा उतना अच्छा लड़का के माइंड में विकास होगा, स्टूडेंट के विकास सोच बढ़ेगा। आज तकनीक आधारित उपयुक्त उपकरण भी होना चाहिए। यदि उपकरण नहीं रहेगा तब बच्चा जितना पढ़ना चाहिए, जितना ग्रोथ होना चाहिए, विकास माइंड विकास होना चाहिए, उतना नहीं हो पाएगा, है ना। यानी ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है। बाधा मुक्त पहुंच होना चाहिए तो ज्यादा समावेशी विकास होगा। सहायक यंत्र होना चाहिए, पढ़ने के लिए जो सहायक यंत्र होता है, जैसे मोबाइल है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ना, ये सब होना चाहिए। तकनीकी आधारित उपयुक्त उपकरण भी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, समावेशी विकास होगा। उसके उसके बाद थर्ड में कह रहा है कि समान या विशेष विद्यालय के साथ साथ गृह आधारित शिक्षा शिक्षा का भी विकल्प होना चाहिए। कुछ ऐसा विकल्प होना चाहिए कि समान या विशेष विद्यालय के साथ साथ गृह आधारित शिक्षा भी विकल्प होना चाहिए। घर बैठे भी पढ़ने का विकल्प होना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चा जो एक्सेसिबल नहीं हो पाता है, पहुंच नहीं पाता है, तो नहीं पहुंच पाए तो नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन यदि घर से रह के भी पढ़े वाला होता है, व्यवस्था हो जाए, तो नहीं चाहेगा तो भी पढ़ सकता है। यानी एक और दो तीनों सही है ना, एक और दो तीनों सही है। और चार गलत है। समरूप एवं संरचनावादी पाठ्यचार का आकलन के तरीके। कोई भी समरूप और संरचनावादी पाठ्यचार और आकलन के तरीका, चार जो है गलत हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इस प्रकार का आंसर आपका हो जाएगा एक दो, है ना, एक दो और तीन, एक दो और तीन, क्या हो जाएगा आंसर, एक नंबर हो जाएगा, एक दो और तीन फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। क्वेश्चन 18 के बारे में बात करना है कि आप सारी चिंतन, एगो आप सारी चिंतन होता है। आप सारी चिंतन यानी हर तरह से सोचना। आप सारी चिंतन मतलब हर तरह सोचना, ना कि एक ही तरफ सोचना, यानी बहुत तरह सोचना ही आप सारी चिंतन कहलाता है। तो ही कह रहा है क्वेश्चन कि आप सारी चिंतन विचारों में मौलिकता और नवोत्पादन जैसी विशेषता निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित बताना है, तो इस सृजनात्मक से संबंधित है। किससे संबंधित है? सृजनात्मक। यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सृजनात्मक, है ना, क्या हो जाएगा सृजनात्मक। यानी सृजनात्मक संबंधित है। यदि आप सारी चिंतन आपके पास है तो यानी सृजनात्मक है, सृजनात्मक व्यक्ति है, नया नई चीज विचार आपके माइंड में आएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो समावेशी शिक्षा जो है किस पर बल देता है, जो बताना है। समावेशी माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, या सस्टेनेबल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, समावेशी शिक्षा, है ना। यानी समावेशी शिक्षा मतलब हुआ किस पर बल देता है, तो समावेशी शिक्षा जो है समता, समता पर बल देता है। क्योंकि समता ही माना जाता है आंसर इसका, इसलिए समता आंसर होगा, है ना। इक्वलिटी शो करता है, इक्वलिटी रहेगा तभी माना जाएगा कि समावेशी शिक्षा है, अदरवाइज समावेशी शिक्षा नहीं है। इसलिए क्या जाएगा, समता, क्या जाएगा समता। इसको याद कर लेना है क्योंकि बार बार हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि समावेशी शिक्षा जो है समता आंसर हो जाएगा, है ना, समता। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापन अधिगम सामग्री दृश्य बाधित विद्यार्थियों के समावेश में मददगार होता है? जो दृश्य बाधित बच्चा है, यानी ब्लाइंड है, आंख से नहीं दिखता है, उसमें क्या होता है, तो मददगार साबित होता है। तो क्या ऐसा चीज है, कौन सा अध्यापन अधिगम है जो कि जो दृश्य बाधित सामग्री है, जो दृश्य बाधित विद्यार्थियों को समावेशन में मदद करता है? तो कौन ऐसा सामग्री बताना है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में ऑडियो टेप। ऑडियो टेप जो है दृश्य बाधित बच्चा है उसके लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि सुन के भी समझ सकता है वो, है ना। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑडियो। मानचित्र के तो बात, ग्लोब की बात आएगा नहीं, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा था, मानचित्र कहाँ देखेगा। चित्र और आरेख के बात नहीं आएगा, और ये भी गलत हो जाएगा, दो भी गलत हो जाएगा।
एक हस्तलिखित नोट्स, हस्तलिखित नोट्स तो उसको नहीं दिखेगा क्योंकि अंधा है, तो कहाँ से हस्तलिखित नोट दिखेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से, है ना, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय स्तर की कक्षा में जो है सामाजिक रचनात्मक ढांचे को लक्षण नहीं है। जो सामाजिक रचनात्मक ढांचा होना चाहिए उसका लक्षण नहीं है, कौन सा माध्यमिक विद्यालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। थर्ड में करा है, थर्ड में करा है इसका तीसरा नंबर, थर्ड में क्या करा, तो थर्ड में कह रहा है आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर की अधिगमकर्ताओं को जवाब देने के एक जैसा तरीका का अनुसरण करने को उकसाना। अब ये क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, है ना, यही नहीं होगा आंसर। कह रहा है सामाजिक अधिगम, जो भी सभी जितना भी अधिगम करता है यानी सीखने वाला है, उसको जवाब देने के जो है एक ही जैसा तरीका अपनाने के लिए, अनुसरण करने के लिए उकसाना, कि तुमको एक ही तरह के तरीके का जवाब देना। तो कोई भी बच्चा जो है 10 तरह का बच्चा है, 100 बच्चा है, 50 बच्चा है, तो 50 बच्चा जो एक तरह का आंसर दे सकता है, लेकिन सबका विचार अलग अलग, सबका मायने अलग अलग, क्या हो जाएगा, गलत है। बाकी तो सही है। सामूहिक चर्चा के अवसर प्रदान करना ये जरूरी है ना। सामाजिक संरचना ढांचा के लक्षण है, जब सामाजिक संरचना का अवसर मिलेगा तो उसका विकास होगा ज्यादा, यानी सही, 4 सही है और 3 क्या है, गलत है। उसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 22 है ना, निम्नलिखित में से विद्यार्थियों ने समस्या समाधान कौशलों के लिए कौन सा बाधक है, मैंने कौन सा इधर बाधक है जो समस्या समाधान नहीं कर पा रहा है, कौन ऐसा चीज है ऑप्शन में जो समस्या का बाधक है ना। तो 22 में हो जाएगा, पहला नंबर आंसर इसका हो जाएगा प्रत्येकात्मक अस्थिरता। देखिए अस्थिरता क्या होता है, कोई चीज बाधक होगा, जहां स्थिरता की बात आएगा ना तो वो निगेटिव शो करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यही बाधक है। कोई चीज अस्थिर नहीं हो सकता, विकास क्या अस्थिर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि अस्थिर हो गया विकास उसके बाद कुछ नहीं होगा, कुछ न कुछ विकास चलते रहता है ना। इस पर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। आज सदृशात्मक का प्रयोग होता है ना, जो बाधक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, कर अगर एक विद्यार्थी किसी क्रिया को मूल्यवान मानता है, अब कोई विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, अब कोई काम को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है यानी मूल्यवान मानता है, लेकिन उस क्रिया को करने के लिए जो है उसके पास बहुत कम नियंत्रण है, मैंने उसका नियंत्रण बहुत कम है, मैंने कर नहीं पाता बढ़िया से। तो इस अवस्था में जो है विद्यार्थी, कर इस अवस्था में विद्यार्थी किस तरह का भाव को एहसास करेगा। अब कोई विद्यार्थी करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, तो किस तरह का भाव को, है ना, किस तरह का भाव को ये करेगा, एहसास करेगा, मतलब किस तरह का भाव उसको महसूस होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, है ना, तो इसका कुंठा, अपने आप मन में कुंठा महसूस करेगा, है ना, कुंठित महसूस करेगा। कोई व्यक्ति कोई काम करना चाह रहा है और उससे वो काम नहीं हो रहा है तो अपने आप में कुंठित महसूस करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, है ना, 3 आंसर हो जाएगा। ना कि शर्म के काम बात करेगा, उब के बात नहीं करेगा, दुश्चिंता की बात नहीं करेगा, कुंठा होगा, अंदर में कुंठित कुंठित रहेगा, है ना। तो 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए यानी असर्शन ए और तर्क आर है ना, तो उसमें बताना आंसर। पहला ए में करा, तो 24 नंबर क्वेश्चन ए में करा है ना, ए में करा, कर एक अध्यापक को बच्चों की विभिन्न, कर एक अध्यापक है ना, बच्चों की विभिन्न परिघटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा की कोई स्थान नहीं देना चाहिए। करा है कि जो है क्वेश्चन करा कि करे एक अध्यापक को बच्चे की विभिन्न विभिन्न परिघटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा की कोई स्थान नहीं देना चाहिए। करे विभिन्न परिघटनाओं को बारे में व्याख्या की चर्चा की कोई स्थान नहीं देना चाहिए। करे चर्चा कोई स्थान नहीं देना चाहिए, गलत बात है, चर्चा का स्थान देना चाहिए। फिर बच्चे उन पर कारण परिणाम व्याख्या को विकसित करने के लिए सही नहीं है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। आगे है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन करा कि एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है, कोई अध्यापक है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि बच्चों की अधिक बोधात्मक क्षमताओं के विकास पर बल देना। क्या ये महत्व है, जो विकास का, जो बोधात्मक क्षमता का विकास है उसे बल देना महत्व है अध्यापक का। तो हाँ क्या है, ये महत्व है यानी होना चाहिए। अध्यापक का तो काम ही है जो अधि बोधनात्मक बच्चा है
क्षमता उसको विकास करना, तो इसीलिए तो टीचर है, और किस काम के लिए है। तो ये सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। उसके बाद बी में कह रहा है, आर में कह रहा है कि जब बच्चे अपने धारणाओं को से धारणाओं और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाता है। कह रहा है जब बच्चा जो है अपनी धारणाओं और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाता है, तब भी अपने अधिगम को नियम में अधिक योग हो जाए। सही बात है, ये भी सही है, ये भी राइट है। क्योंकि जब कोई बच्चा जो है अपने धारणा और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाएगा, माने धारणा को समझने में हो जाए, चिंता करने के लिए समझ आ जाए, तो अब जो है अधिगम के नियम और अधिगम योग हो जाएगा। अधिगम का जो नियम है, जो शिक्षा के लिए जो नियम है और उसके जो योग होना चाहिए, उसके लिए क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा, उसके लिए अधिगम हो जाएगा यानी योग हो जाएगा। ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है ना। इस तरह से जो है आंसर हो जाएगा आपका, एक आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या भी करता है ए का, क्योंकि दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 26। अब कह रहा विद्यार्थी जो है 26 के बारे में पढ़ रहे हैं कि विद्यार्थी अधिगम के प्रति तत्पर और अभिप्रेरित होता है जब अध्यापक, कह रहा विद्यार्थी जो है अधिगम माने शिक्षा के प्रति, पढ़ने के प्रति तत्पर कब होगा, जब अभिप्रेरित कब, तत्पर या अभिप्रेरित कब होगा, जब अध्यापक कैसा होंगे, है ना। तो अध्यापक जो है, अध्यापक यदि जो है ना, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, है ना। जब अध्यापक जो है अधिगमकर्ताओं को संलग्न करेगा। सही बात है, अध्यापक का काम है संलग्न करना, यानी क्लासरूम है तो क्लासरूम को मैंने अट्रैक्ट करके रखना, टीचर का कहीं काम है। ऐसा नहीं कि पढ़ा रहा है टीचर, अब बच्चा को मन नहीं लग रहा पढ़ने में, है ना, यानी माहौल बना के रखना है, टीचर का काम है, ताकि बच्चा का मन उबे न, बच्चा को माइंड कॉन्सेंट्रेट रहे, टीचर के प्रति फोकस रहे माइंड, है ना। तो वही कर अधिगमकर्ता को संलग्न करे और उन्हें अध्यापन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया, अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनाए, तब जो है ना। इसी तरह जो है तत्पर और अभिप्रेरित रहेगा बच्चा, जब अध्यापिका जो है संलग्न करेगा, क्लासरूम को संलग्न करेगा और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अहम हिस्सा बनाएगा बच्चों को, स्टूडेंट को, तब उसको मन लगेगा। यानी इस तरह का आंसर क्या हो जाएगा, 4। आगे आओ, सब गलत हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखेगा तो बच्चा को और नहीं मन लगेगा, है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है ना, तो 27 कह रहा है कि किसी नए संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए, कह रहा कोई नया संप्रदाय है, कोई नया चीज सीखना है या कोई नया कोई चीज पढ़ाना है, तो उसके लिए सुसाध्य करने के लिए, है ना, उसको मतलब सुसाध्य करने के लिए या उसको मतलब फॉलो करवाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो अध्यापक को जो करना चाहिए, ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। 2 में कह रहा नई जानकारी को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। सबसे पहले कोई नया जानकारी है उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ना पड़ेगा, जैसे ही पूर्व ज्ञान से जोड़िएगा तो बच्चा जो नया ज्ञान सीख पाएगा। तो इस तरह से क्या आंसर हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा, सेकेंड आंसर में जाइएगा। 2 नंबर नई जानकारी को विद्यार्थी के पूर्व जानकारी से जोड़ेगा। 3 में देखिए गलत हो जाएगा, विद्यार्थी के सामाजिक संस्कृति संदर्भ को अनदेखा कभी करना नहीं है, क्योंकि सामाजिक संस्कृति के संदर्भ अनदेखा नहीं करना है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। जानकारी का संबंधित खंड, ये भी गलत हो जाएगा, सेकंड। यानी कौन 2 आंसर सही हो जाएगा, नई जानकारी को, है ना, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है। जो संरचनात्मक होना चाहिए उसके अनुकूल नहीं है, कौन सा उदाहरण। तो 28 में हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर आंसर हो जाएगा। 4 में क्या कर रहा है देखिए, तो 4 में कर रहा है कि कंठस्थीकरण करना, यानी कंठस्थीकरण करना, रट्टा मारना या शब्द स्मरण करना। शब्द स्मरण नहीं मारा जा सकता, है ना, तो इस तरह को जो है अनुकरण करने के बाद नहीं किया जाना चाहिए। तो आंसर क्या है, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। कंठस्थीकरण के बाद तो नहीं किया गया है और शब्द स्मरण करना भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा थोड़ा कि जितने जो टीचर पढ़ाएगा उसे शब्द रट लेना नहीं संभव है ना। अगर आया कि 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारित, किस तरह का लक्ष्य जो है
निर्धारित विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देता है। अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देता है। तो अधिगम आंतरिक के लिए पहले स्वनिर्देशित, सही बात है। यदि बच्चा स्वनिर्देशित होगा, बच्चा को स्वयं के अनुसार पढ़ने का मन करेगा, तो जो है क्या लक्ष्य निर्धारित विद्यार्थी को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा। यदि स्व निर्देशित होगा तो आंतरिक प्रेरणा देगा, जबकि पर निर्देशन की तुलना में। दूसरा कोई कहेगा पढ़ने के लिए, अपना पढ़ने का मन नहीं रहेगा तो है ना, नहीं पढ़ सकता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्वनिर्देशित। यदि स्वनिर्देशित बच्चा रहेगा तो अपना लक्ष्य निर्धारित विद्यार्थी के अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इस वीडियो को देखिए ताकि 30 नंबर आपका पक्का हो सके। 30 क्वेश्चन का रहा, क्वेश्चन नंबर 30 का रहा कि अध्यापन अधिगम, अध्यापन अधिगम है ना। अध्यापन में शिक्षा, जो काम शिक्षा के जो शिक्षा होता है उसी का अध्यापन कहते हैं। शिक्षा अधिगम, अधिगम, अधिगम में पढ़ना लिखना है ना, अधिगम के अंतर्गत रखना। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण क्या है, कौन क्या त्रुटि है उसका विश्लेषण करना। तो इसका त्रुटि जो है, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि अप्रासंगिक है, त्रुटि केवल विद्यार्थी के लिए है ना, केवल आपको के लिए प्रासंगिक है। यानी यही जो त्रुटि है विद्यार्थी, इसमें करा विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के लिए प्रासंगिक है। वही करा त्रुटि जो है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि जो है दोनों के लिए ये है, विद्यार्थी के लिए भी है और अध्यापक के लिए है, दोनों के लिए था। तो इस प्रकार था सीडीपी क्वेश्चन था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो आप इसे अच्छी तरह देखें ताकि आने वाला एग्जाम है तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।